तो बच्चों आज अपन पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हमारा बेसिकली कंप्लीट हो चुका है, पुरानी वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपन रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सुनिए देखो। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से, मीडियम का मतलब है जिसमें जैसे हवा एक मीडियम है, एयर दूसरा मीडियम, पानी है, ऑयल एक मीडियम है, ग्लास, डायमंड, ये सारे क्या है मीडियम। जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है तो वो अपना जो एक्चुअल पाथ होता है उससे थोड़ी सी बेंड हो जाती है। तो ये बेंडिंग ऑफ जो लाइट का प्रोसेस है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it enters from one medium to another medium is called refraction of light or लाइट। यानी जब भी कोई लाइट किसी भी मीडियम में जाती है तो अपने स्ट्रेट पाथ पे जाती है, और जाना भी उसको स्ट्रेट पाथ पे ही चाहिए, लेकिन सामने जो दूसरा मीडियम होता है उसकी वजह से वो क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई लाइट है हमारे पास, ये मेरे पास ऊपर की तरफ एक मीडियम है, मीडियम वन, नीचे की तरफ दूसरा मीडियम है। जब एक लाइट एक मीडियम चलकर दूसरे मीडियम में जाती है तो जाना तो उसको ऐसे चाहिए था, लेकिन वो अपने पाथ से थोड़ी सी क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। या तो ऐसे हो जाएगी या फिर थोड़ी सी दूर हट जाएगी। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे इसका देख सकते हैं हम, देख मान लीजिए ये मीडियम वन है और ये हमारा सरफेस ऑफ सेपरेशन है। दोनों मीडियम को अलग करने वाला जो सरफेस होता है उसको बोलते हैं सरफेस ऑफ सेपरेशन। ये दूसरा मीडियम है, मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं M1 और दूसरा M2। तो जब एक मीडियम, जब एक लाइट लाइट रे, ये हमारी लाइट रे है, और यह एक शर्त है इसमें, लाइट रे हमेशा किसी ना किसी एंगल पर जानी चाहिए। ठीक है, हाँ, जब एक लाइट रे एक मीडियम से चलकर दूसरे मीडियम में, ये दूसरे मीडियम का सरफेस ऑफ सेपरेशन है, जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाकर ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, अपने पाथ से क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी जो पाथ का डिफ्लेक्शन है, इसी प्रोसेस को या इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और जहां पर ये दोनों टकराती है, यानी जहां पर दोनों लाइट रेज एक दूसरे से मिलती हुई दिखती है हमें, वहां पर हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं सरफेस से। ये 90 डिग्री का जो लाइन है इसे बोलते हैं नॉर्मल, एन डैश, ये कहलाता है हमारा नॉर्मल। ये जो आने वाली लाइट रेज होती है हमारी इंसिडेंट रे बोलते हैं इसे, इंसिडेंट रे। ये जो जाने वाली या निकलने वाली लाइट रे होती है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब बात करते हैं हम, ये जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, इसे हम बोलते हैं अपन एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, क्या कहते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा एंगल रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, इसे बोलते हैं अपन एंगल आर या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास दो एंगल होते हैं। अब बात करते हैं कि इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बेसिकली एक सीधा सा रीजन है। देखिए, लाइट, इस लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर, लाइट की स्पीड किसमें, वैक्यूम के अंदर होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है वैक्यूम के अंदर। ठीक है,
और एयर के अंदर भी थोड़ी बहुत कम होती है, इससे थोड़ी बहुत कम हो जाती है। और जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो स्पीड है, लाइट की जो स्पीड है उसमें थोड़ा बहुत क्या आता है, चेंज आता है। तो इसी चेंज की वजह से जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड जो है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है। ये जो चेंज आता है, इसी चेंज की वजह से ये जो लाइट रे है मुड़ जाती है। और मुड़ने की वजह से इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। हाँ, रीजन क्या है इसका? रीजन, व्हेन लाइट रे एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, the speed of light, the speed of light change, लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। यही क्या है? रिफ्रैक्शन का रीजन है। ठीक है। अब थोड़ी बात और करते हैं। देखो अब एक बात और करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा मीडियम है एक, ये हमारी सरफेस ऑफ सेपरेशन, ये मीडियम वन और ये है मीडियम टू। अब हमें कब पता चलेगा ये जो आने वाली लाइट रे है, इंसिडेंट रे, ये ऐसे मुड़ेगी या फिर ऐसे मुड़ेगी? इसका हमें कब पता चलेगा? बात इसकी करते हैं। देखिए, सबसे इससे पहले अपन एक बात करते हैं ऑप्टिकली, ऑप्टिकल मीडियम की। किसकी? ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम। देखिए, कोई भी मीडियम, कोई भी मीडियम जिसमें लाइट रे एंटर करती है उस मीडियम को बोलते हैं अपन ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है। जैसे एयर, ग्लास, ऑयल, और भी होता है डायमंड, केरोसिन। ठीक है। और भी जितने भी आपको याद हो वो सब, पेट्रोल, ये सारे कौन से मीडियम होते हैं? अपने ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है। ये जो ऑप्टिकल मीडियम में अपने दो टाइप होते हैं। पहला होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, पहला रेयर मीडियम ले लेते हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और दूसरा होता है हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अभी रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है, सुनिए ध्यान। देखिए, हम एक बात जानते हैं कि अलग अलग मीडियम की डेंसिटीज क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे एयर की जो डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब ही मान लो गाढ़ापन, डेंसिटी का मतलब आप समझ सकते हैं गाढ़ापन, किसी भी चीज का गाढ़ापन को अपन डेंसिटी मान सकते हैं। मान सकते हैं, एक्चुअल में होता नहीं है, मान सकते हैं। देखिए, जो मीडियम, रेयर मीडियम होता है उसकी डेंसिटीज क्या होती है? कम होती है। द मीडियम विच हैज लो डेंसिटीज आर कॉल्ड रेयर मीडियम, and the medium which has high densities are known as rare denser medium। और ये जो रेयर और डेंसर है, ये ऐसा नहीं पता चलता हमें कि ये वाला रेयर है और ये वाला डेंसर है। इसको अपन कंपेयर करके बता सकते हैं कि एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरा मीडियम रेयर होगा या डेंसर होगा। इसका अपन केवल कंपैरिजन करके इस चीज को बता सकते हैं। अदरवाइज अपन कभी भी ये नहीं कह सकते रेयर कौन सा है, डेंसर कौन सा है। एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरा मीडियम डेंसर हो सकता है और दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में पहला मीडियम रेयर हो सकता है। तो इस चीज में कभी अकेले मीडियम को हम ये नहीं बता सकते ये डेंसर है या रेयर है। ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं कंपेयर करके रेयर और डेंस। जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले वैक्यूम और एयर के बारे में। वैक्यूम और एयर, वैक्यूम का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर एयर मौजूद ना हो, एयर ना हो। ठीक है। एयर एब्सेंट हो। एयर का मतलब है किसी भी तरह की एयर, किसी भी तरह की गैस एब्सेंट हो, वो जो जगह कहलाती है, वो जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? रेयर, वो वैक्यूम। और ऐसी जगह
जहां पर थोड़ी बहुत हवा हो उसको अपन मीडियम मान सकते हैं, जैसे एयर। देखो, यानी वैक्यूम और एयर के अंदर से कौन सा मीडियम रेयरर है और डेंसर कौन सा है। तो देखिए, वैक्यूम और एयर में से वैक्यूम तो कौन सा हो जाएगा, रेयरर, और डेंसर कौन सा हो जाएगा, एयर। अब एयर और वाटर में से एयर तो क्या हो जाएगा, रेयरर, और डेंसर कौन सा हो जाएगा, वाटर। इसी तरीके से वाटर और ऑयल में से रेयरर कौन सा हो जाएगा, वाटर, और डेंसर हो जाएगा ऑयल। इसी तरीके से ऑयल और ग्लास में से रेयरर हो जाएगा ऑयल और डेंसर हो जाएगा ग्लास। इसी तरीके से ग्लास और डायमंड में से ग्लास और डायमंड में से रेयरर हो जाएगा ग्लास और डेंसर हो जाएगा डायमंड। ठीक है। तो ये जो है अपन एक मीडियम को देखकर दूसरे मीडियम को, देखिए यहां पर तो एयर कौन सा मीडियम है, रेयरर, जबकि यहां पर कौन सा हो गया, डेंसर। ये कंपैरेटिवली होता है। ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए एक बात और सुने हम, कि जब भी कोई लाइट रे रेयर मीडियम से कहाँ जाती है, डेंसर मीडियम, यानी किसी पतले मीडियम से गाढ़े मीडियम की तरफ जाती है। यानी जिस मीडियम में डेंसिटी कम है उस मीडियम से जिस मीडियम में डेंसिटी ज्यादा है उस मीडियम में जाती है। तो लाइट रेज होती है, वहां पर उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। स्पीड कम होने की वजह से लाइट रेज हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है। जब भी लाइट रे रेयर टू डेंसर जाएगी तो जो लाइट रे होगी कहाँ झुक जाएगी, टुवर्ड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है। रेयर टू डेंसर जाने पर लाइट रे कहाँ झुक जाती है, टू रेयर रेयर टू डेंसर जाने पर लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। इसी तरीके से जब लाइट रे डेंसर टू रेयर जाएगी, कहाँ जाएगी, डेंसर टू रेयर, तो लाइट रे हमेशा कहाँ हटेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्यों, क्योंकि डेंसर में स्पीड कम होती है, रेयर में स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और जैसे ही स्पीड ज्यादा होगी तो लाइट रे दूर हो जाएगी। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, आपका स्कूल आपके लिए डेंसर मीडियम है, जबकि बाहर का जो ग्राउंड है आपके लिए कौन सा मीडियम है, रेयर। और जबकि बाहर की ग्राउंड में से, यानी बाहर का जो ग्राउंड होता है, जो भी आप खेलने वाला ग्राउंड, उसमें से आप जैसे ही स्कूल के अंदर जाते हो तो आपके ऊपर एक दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो चुलबुलापन है, जो भी आप बोल सकते हो उसको, वो आपका कम हो जाता है और तुम झुक जाते हो। ठीक है। और वही वाला एक बात है कि स्कूल वालों का वही डायलॉग होता है कि झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। हाँ, तो जब भी रेयर टू डेंसर जाती है, जब भी लाइट रे कहाँ से जाती है, रेयर टू डेंसर, तो लाइट रे हमेशा कहाँ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। और डेंसर टू रेयर जाती है, तो तब अभी तुम स्कूल में थे, अभी तुम टीचर्स के दबाव में थे, तो तुम झुके हुए थे। और जैसे ही तुम स्कूल से कहाँ निकले, बाहर निकले रेयर मीडियम में, तो आप सब अवे हो जाते हो, कहाँ से, अपनी आज़ादी आपको मिलते ही आप। मैं अपने में खुद हीरो हूं। ठीक है। तो रेयर टू डेंसर जाने पर लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल झुक जाती है, और डेंसर टू रेयर जाने पर अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। देखिए बताओ। देखिए, पहले बात करते हैं अपन रेयरर टू डेंसर। मान लीजिए हमारे पास ये है M1, मीडियम वन, एयर ले लेते हैं इसे, और ये है M2, इसको ले लेते हैं अपन, ग्लास। हाँ, तो ये होगा अपना रेयरर मीडियम, और ये होगा हमारा डेंसर मीडियम। ठीक है। और जब लाइट रे रेयरर मीडियम से कहाँ जाती है, डेंसर मीडियम में जाती है, तो पहले अपन नॉर्मल बनाते हैं इस जगह। ये हमारा नॉर्मल बन गया। ठीक है। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री, सरफेस से हमेशा 90 डिग्री पे होगा, बार बार बात बता रहा है, इसको ध्यान देना। तो रेयर टू डेंसर जाती है, तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं जाकर ऐसे चली जाती। ठीक है। तो एंगल आई इसका ये वाला होगा, और एंगल आर इसका ये वाला होगा। ठीक है। यानी जब लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है तो कहाँ झुकती है, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स बैंड, टुवर्ड्स नॉर्मल। क्यों, क्योंकि रेयर टू डेंसर जाने पर इसकी स्पीड लाइट की कम हो जाती है, इसलिए वो टुवर्ड्स नॉर्मल झुक जाती है। अब एक बात और यहाँ पर, अगर ऐसा कुछ होता कि बिल्कुल बिना मुड़े अगर ये सीधी चल जाता, एंगल आई की वैल्यू एंगल आर के बराबर होगी।
अगर ये सीधी सीधी बिना मुड़े चली जाती तब तो आई की वैल्यू क्या हो जाती है, आर के बराबर। लेकिन ये थोड़ी सी झुक गई है, झुकने का मतलब आर की वैल्यू आई से कम हो गई है। तो इस कंडीशन में आई, आई जानते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट, तो इस कंडीशन में आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, इसको अपन देख सकते हैं। और अगर यही लाइट रे डेंसर टू रेयर जाती, आ जाती डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, ये सरफेस ऑफ सेपरेशन, ये M1 M2 कौन सा मीडियम है, डेंसर, ये कौन सा मीडियम है, रेयर। जब भी कोई लाइट रे कहाँ जाती है हमारी, एक मिनट, डेंसर टू रेयर जाती है, तो ये बन जाओ हमारा नॉर्मल। तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, तो ऐसे ना जाकर ये लाइट रे थोड़ी सी क्या हट जाती है, दूर हट जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब लाइट रे डेंसर टू रेयर जाती है तो बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से कटती है, दूर हटती है। और इस कंडीशन में आई, और ये हो गया पूरा आर, यानी एंगल आई की जो वैल्यू होती है वो आर से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो इस कंडीशन को हमें याद रखना। आई अभी देखो अगर ऐसे जाती तो ये आई होता, ये आर, और दोनों के दोनों बराबर होते। लेकिन अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल सकते हैं। तो लेकिन अभी क्या है, ये जो आर थोड़ा सा दूर हट गया है, और दूर हटने की वजह से ये आर की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है, यानी आर बड़ा हो गया आई से। ठीक है, आई होप अभी तक आपको जितना भी अभी समझाया है वो सब समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं हम, ध्यान दें। अब बात करते हैं अपन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, किसकी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, इसी तरीके से अपन पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए छोटा सा एक डायग्राम देख ले, M1 M2, ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। जब लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, एंगल आई और एंगल आर। ठीक है, तो यहाँ देखें पहला लॉ क्या कहता है। देखिए पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, ये आने वाली जो रे है इसको क्या कहते हैं अपन, इंसिडेंट रे। ये जो जाने वाली रे है इसको बोलते हैं अपन रिफ्रैक्टेड रे, और ये होता है हमारा 90 डिग्री पे नॉर्मल। यानी इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in a same plane at point of incidence। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसी पे होता है। दूसरा लॉ कहता है, दूसरा लॉ हमको बेसिकली याद रखना है। देखिए एंगल ऑफ, सॉरी, रेशियो ऑफ, दूसरा लॉ कहता है रेशियो ऑफ एंगल, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी देखो इसको लिखना कैसे है हमें, रेशियो, ये हो गया रेशियो यानी अपॉन, जो भी हमारा वो होता है ना ऊपर नीचे अपन रेशियो बनाते हैं, ऑफ साइन, साइन
ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है हमारा आई, यानी साइन आई, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू, टू का मतलब नीचे ले जाओ, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किससे रिप्रेजेंट किया था हमने, आर से, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा लॉ है, हमारा दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के सेकंड लॉ में हमको एक बात और देखनी है, इस लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं हम, स्नेल्स लॉ। इस लॉ को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। और ये जो कांस्टेंट होता है, ये जो सेकंड लॉ के अंदर या स्नेल्स लॉ के अंदर जो कांस्टेंट होता है, दिस कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम टू वन मीडियम with respect to with respect to another medium। ठीक है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ये जो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट क्या बोलते हैं अपन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात करेंगे अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है बेसिकली आगे। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन म्यू से। किससे, म्यू से। म्यू ऐसे बनाते हैं हम, यू बनाओ, इसको ऐसे खींचो और इसको ऐसे खींच दो, ये हो गया हमारा म्यू। क्या हो गया, इसको बोलते हैं म्यू। क्या कहते हैं, म्यू। ठीक है, काफी सारी बुक्स में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन। किससे, स्मॉल एन। तो आपकी कंडीशन है म्यू और स्मॉल एन, कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। मैं पढ़ाते टाइम म्यू का यूज करूंगा। ठीक है, तो आप देखिए बात। तो देखो बच्चों, अब आगे बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होती क्या है, सुनो ध्यान से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है, जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर रही है, तो उस मीडियम की कितनी कैपेसिटी है, यानी उस मीडियम की कैपेसिटी कितनी है कि उस लाइट रे को कितना मोड़ दे। यानी लाइट रे को मोड़ने की जो कैपेसिटी है, कोई, देखिए ध्यान से, अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो थोड़ी मुड़ रही है, इसका मतलब उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। थोड़ी ज्यादा मुड़ रही है, इसका मतलब थोड़ी और ज्यादा है। थोड़ी और ज्यादा मुड़ रही है, इसका मतलब थोड़ी और ज्यादा है। यानी अलग अलग मीडियम के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी एंगल जो है, अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, बेंडिंग ऑफ लाइट को अपन किससे किससे निकालेंगे, अपन एंगल से। कि किसी मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, थोड़ा मुड़ रही है, यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ठीक है, दूसरे मीडियम से तीसरे में जा रही है तो इसका मतलब और मुड़ रही है, ज्यादा मुड़ गई है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज्यादा है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब सीधा सीधा सा ये है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रही है तो कितनी बैंड हो रही है। इस चीज का जो नाप है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होती है दो टाइप की। पहले आती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, कुछ नहीं है बेसिकली, सीधी सी इतनी बात है कि अब एक मीडियम से जब लाइट रे दूसरे मीडियम में जाएगी तो इसकी स्पीड में क्या आएगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, और चेंज की वजह से लाइट मुड़ेगी। अगर ज्यादा चेंज आएगा तो ज्यादा मुड़ेगी, कम चेंज आएगा तो कम मुड़ेगी। ठीक है, और दो मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड का जो रेशियो है उसी को कहते हैं अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, दो मीडियम के अंदर लाइट की जो स्पीड का जो रेशियो है उसी को क्या कहते हैं अपन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे बोलेंगे, कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम।
is called absolute refractive index. Absolute refractive index यानी वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड और किसी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड का जो रेशियो है उसी को क्या बोलेंगे अपन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन म्यू से। म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई मीडियम हो सकता है, एयर, वाटर, ठीक है, कुछ भी। तो इसका सिंबलिक फॉर्म क्या हो जाएगी अपनी, लाइट की स्पीड जो होती है वैक्यूम के अंदर उसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। किससे? सी। और किसी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन बी से। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन वी। और सी की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमें याद रखनी है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ सीधा सीधा सा कभी कभी बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एब्सोल्यूट के बाद आती है हमारी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सी आती है? रिलेटिव। अब रिलेटिव में क्या होगा, एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी एक मीडियम में लाइट की स्पीड और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड का जो रेशियो होगा उसी क्या बोलेंगे अपन, एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, देखिए रिलेटिव। देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस बोलेंगे हम, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन, चलो स्पीड स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम with respect to with respect to another medium is called relative refractive index। ठीक है, एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का जो लाइट की स्पीड होती है उसे क्या बोलेंगे अपन, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे अपन बोल ऐसे सकते हैं, ध्यान दें, डेफिनेशन तो रटी लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। समझने के लिए देखिए बात, अपन जैसे मैं लिखता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम with respect to medium 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसका मतलब क्या है, देखिए बोलते सुनते जाइए और बोलते जाइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब म्यू ऑफ मीडियम 1, ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। ये जो लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब म्यू ऑफ मीडियम 1 यानी 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 यानी 2। ठीक है, अभी बात करेंगे आगे इसको कैसे लेंगे। अगर मैं लिखता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, अब इसे कैसे लिखेंगे अपन, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब म्यू ऑफ m2 यानी मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसे कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब म्यू ऑफ वाटर W विद रेस्पेक्ट टू ग्लास जी। ठीक, इसी तरीके से और भी अपन बात करेंगे, ध्यान दें। ठीक है, अब इसका मतलब ये है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं μ12 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसका मतलब देखो आगे वाला तो रखना है, ऊपर नीचे म्यू लिख दो, आगे वाला ऊपर
और पीछे वाला नीचे, म्यू ऊपर नीचे, आगे वाला ऊपर, पीछे वाला नीचे। इसी तरीके से म्यू ऊपर और नीचे, आगे वाला ऊपर और पीछे वाला नीचे। ठीक है, तो ये हो गया अपना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर अब मैं लिखता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू डायमंड, तो इसको कैसे लिखेंगे, म्यू जी डी। म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू डायमंड, बराबर क्या हो जाएगा, आगे वाला ऊपर अपॉन पीछे वाला नीचे। ठीक है, अब एक बात और सुना ध्यान से, म्यू वन, म्यू वन से बात करते थे हम, ध्यान दे, हमने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है अभी, अभी जस्ट पढ़ा था हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी, अब बताओ ये रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट को मैं लिखता हूं सी अपॉन वी वन अपॉन सी अपॉन वी टू। ये पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा, एब्सोल्यूट, ये दूसरे मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो सी से तो गया सी, वी टू ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, वी टू अपॉन वी वन। यानी जैसे ही म्यू वन टू को म्यू वन अपॉन म्यू टू रखोगे तो वेलोसिटी की टर्म में इसको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। जैसे अब देखिए यहाँ पे म्यू टू वन इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, म्यू डब्ल्यू जी इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी इज इक्वल टू वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। इसी तरीके से म्यू जी टी इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू टी, तो क्या हो जाएगा, वी डी अपॉन वी जी। तो ये हुआ हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक बात सुनिए ध्यान से, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, लेकिन एक बात और सुनिए ध्यान से, यहां देखें हम, यहां ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू मीडियम टू है, और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। अब इसे मैं थोड़ा सा आपको अंतर दिखाई देगा हो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, म्यू वन टू इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू। ठीक है, इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, क्या ध्यान दे, म्यू वन टू इज इक्वल टू, इसमें मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं ऊपर और नीचे म्यू टू का, म्यू टू का जैसे ही डिवाइड करता हूं मैं, सॉरी म्यू वन का डिवाइड कर देता हूं ऊपर और नीचे। देखिए म्यू वन अपॉन म्यू वन अपॉन म्यू टू अपॉन म्यू वन, तो ये क्या हो जाएगा, इससे गया ये वन अपॉन म्यू टू अपॉन म्यू वन, और म्यू टू अपॉन म्यू वन को क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू टू वन म्यू अपॉन वन अपॉन में म्यू टू वन, यानी म्यू वन टू इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू टू वन। अगर आपको दे रखा हो पेपर में, आपको क्वेश्चन आ गया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू मीडियम टू इज, कोई भी टर्म देके रखी हो और पूछ ले फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो आपको क्या कर देना है, बस उसका रेसिप्रोकल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बस सीधी सी बात है। ठीक है, कैलकुलेशन करो और रेसिप्रोकल करो, और ये आपका बात है। अब देखिए इसमें दो तरह क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से तरह क्वेश्चन पूछता है इसमें से, पहली बात तो डायरेक्टली वो दे देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा। जैसे वो सीधा सीधा क्वेश्चन दे देगा, पहला तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दे दी, मान लो म्यू वन टू, कि भैया म्यू वन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे म्यू वन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, म्यू टू की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, और पूछ लेगा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू मीडियम टू, तो म्यू वन और म्यू टू की वैल्यू रख के आंसर निकाल ले। लेकिन अगर ऐसा नहीं दिया और वेलोसिटीज दे दी कि मीडियम वन के अंदर वेलोसिटी इतनी है और मीडियम टू के अंदर वेलोसिटी इतनी है, तो आप इसको काम में नहीं लोगे, आप काम में लोगे वी टू अपॉन वी वन। ठीक है, तब आपका आंसर आएगा, और म्यू वन टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टू अपॉन वी वन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे, हालांकि अपन आगे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अपन थ्योरी पे ध्यान दें। ठीक, अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखनी है। याद रखने का मतलब क्या है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये याद रखनी है हमें, इसकी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1.0003। हाँ, पे एक बात और, व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन कमेंट में जवाब जरूर देना, ठीक है। रिफ्रैक्टेड इंडेक्स की यूनिट क्या होगी, ठीक है। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होती है हमारी 1.033। इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये होती है हमारी 1.33। और लास्ट जो हमें याद रखनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ये होती है 2.42। ये हमें 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखनी है, सबसे कम एयर, उससे ज्यादा वाटर, और सबसे ज्यादा अपने को सबसे ज्यादा होती है मैक्सिमम। मैक्सिमम किसकी होती है हमारी, डायमंड की। यानी डायमंड सबसे ज्यादा लाइट रे को मोड़ता है, ठीक है। डायमंड जो होता है लाइट रे को सबसे ज्यादा क्या करता है, मोड़ता है, इसलिए इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब ठीक है, आगे का अपने अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है, लेंसेज के बारे में।